नमस्कार दोस्तों, आज मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। आपको मैं पूरी डिटेल्स बताऊँगा इंडियन कोस्ट गार्ड सिविलियन एम्प्लॉय के बारे में। इनकी ड्यूटी क्या होती है, कितने घंटे काम करते हैं, कौन-कौन सी पोस्ट होती है, क्या-क्या सुविधा मिलती है और इसमें कैसे भर्ती आती है, कैसे हम सेलेक्ट होंगे, इसकी पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में ज़रूर बताता रहूँगा। हर रोज़ वीडियो लेके आता हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको बताता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जो सिविलियन होते हैं वो क्या होते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में 2 तरह के कर्मचारी होते हैं। 2 तरह के कर्मचारी होते हैं। एक तो सिविलियन कर्मचारी होता है, एक यूनिफ़ॉर्म वाला होता है, ठीक है? 2 तरह के कर्मचारी होते हैं, एक यूनिफ़ॉर्म वाला और सिविलियन कर्मचारी, ठीक है? ये दोनों ही गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिविलियन कर्मचारी प्राइवेट होता नहीं, सिविलियन कर्मचारी भी गवर्नमेंट होता है, ये गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं दोनों। और जैसे सिविलियन कर्मचारी होता है, उनकी ड्यूटी कहाँ-कहाँ लगती है मैं बताता हूँ। जैसे बेस होता है, कोई भी वर्कशॉप है, जैसे कोई बेस है, वर्कशॉप है, ऑफ़िस है, ऐसी जगह इनकी सिविलियन कर्मचारी की ड्यूटी लगती है। बेस, वर्कशॉप, ऑफ़िस इस जगह ये काम करते हैं सिविलियन कर्मचारी, ठीक है? कोस्ट गार्ड को सिस्टम को चलाने में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। इनकी जैसे सर्विस वाला होता है, उनकी हेल्प करते हैं ये, तो सिविलियन कर्मचारी सभी की अलग-अलग ब्रांचेज़ में अलग-अलग पोस्ट होती है, उनके अकॉर्डिंग ये उनका सपोर्ट करते हैं। मतलब ये सपोर्ट सिस्टम की बैकबोन होती हैं। ये सिविलियन होता है, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड की बैकबोन माना जाता है, उनकी सपोर्ट करता है। ये फुल सपोर्टिंग वाला है, इसलिए इसको बैकबोन बोला गया है इसको, ठीक है? कौन-कौन सी पोस्ट होती है? सिविलियन में कई तरह की पोस्ट होती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव में एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस होता है उसके अंदर कौन-कौन सी पोस्ट होती है आप देख सकते हो। जैसे क्लर्क के अंदर एलडीसी और यूडीसी होता है। क्लर्क में एलडीसी, यूडीसी, स्टोर कीपर, ठीक है? और ये जो एमटीएस होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव में ही आता है। इनकी ड्यूटी ऑफिस के अंदर ही लगती है अधिकतर में, और इसलिए ये भी पोस्ट अच्छी होती है। एमटीएस में इनका काम, एमटीएस का काम भी ये फाइलों को इधर-उधर करना, लेके जाना, कंप्यूटर के ऊपर भी वर्क होता है एमटीएस का। एमटीएस की पोस्ट भी अच्छी मानी जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है? नाम एमटीएस है बट अच्छी पोस्ट मानी जाती है। जैसे टेक्निकल है, टेक्निकल के अंदर भी कई पोस्ट होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, फिटर है, इंजन ड्राइवर है। जैसे मैकेनिकल स्टाफ में भी कई ट्रेडें आती है, सपोर्ट स्टाफ है, ये सभी टेक्निकल में आते हैं। सपोर्टिंग स्टाफ में कुक है, स्वीपर है, पियोन है, ये सभी सपोर्टिंग स्टाफ में इनकी भर्ती होती है। जैसे कुक का काम रोटी बनाना होता है, स्वीपर का काम झाड़ू वगैरह लगाना होता है, पियोन का काम ऐसे कोई निजी काम करने होते हैं, इसलिए पियोन को भी अच्छी है। यानी सभी ट्रेडों की अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन होती है। ड्यूटी क्या होती है, डिलीवरी में क्या-क्या ड्यूटी करते हैं, यह मैं बताता हूँ। जैसे सिविलियन का काम उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे क्लर्क का काम अपने ऑफिस के अंदर क्लर्क का काम करेगा डेली, उस सिविलियन को सपोर्ट करेगा, सिविलियन के डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी है वो रेडी करेगा, उनको सपोर्टिंग करेगा। सिविलियन एनी टाइम क्लर्क एनी टाइम अपने ऑफिस में ही काम करता है, सिविलियन की देख-रेख में काम करता है, ठीक है? जैसे फाइल वर्क करेगा, डाटा एंट्री है, उनको एंट्री करेगा, ये क्लर्क का काम होता है। ऑफिशियल लेटर है, कुछ बनाना है, ऑफिस का कुछ लेटर है, पर्सनल लेटर है, वो बनाने के लिए इसका क्लर्क का ही काम होता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिकल है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस है, जनरेटर चेक है, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले काम है, ये सभी शिप के अंदर जितने भी मेंटेनेंस का कुछ काम आता है, टेक्निकल के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे जाते हैं ये और देखते हैं इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग कुछ डिफेक्ट है तो पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है? एमटीएस है, ये सपोर्ट करते हैं अपने डिपार्टमेंट को। छोटे-छोटे कामों को कुछ भी दे देते हैं, एमटीएस वाले पोस्ट को कुछ भी पोस्ट मिल जाती है। जैसे मैं आपको पहले बताया था, ऑफिस के अंदर भी इसको डाल देते हैं, और वैसे भी कुछ दूसरी भी किसी के साथ सपोर्टिंग के लिए कोई भी टेक्निकल ब्रांच में डाल सकते हैं, इनको किसी में डाल सकते हैं उनको सपोर्ट के लिए। इसलिए अच्छा, ऑफिस साफ सफाई रखना एमटीएस का काम है, डेली सपोर्टिंग काम है, ठीक है? कुछ भी किसी के साथ भी काम ज़्यादा रिस्की नहीं होता, मंथली सेफ इन्वायरमेंट होता है, ठीक है? अच्छा काम है, अच्छा जॉब होती है इन सभी की सिविलियनों की। ड्यूटी टाइम क्या होता है? नॉर्मल ड्यूटी टाइम 9 बजे से 5 बजे तक होता है, ठीक है? वैसे 9:30 से 5:30 तक भी होता है, ठीक है? और आपको सैटरडे संडे आपको इसमें ऑफ मिलता है, और एनी क्लोज हॉलिडे तो उसमें आपको ऑफ दिया जाता है, ठीक है?
रात को ड्यूटी सीनियर कर्मचारियों की नहीं होती है। कोस्ट गार्ड में बहुत कम रेयर चांस में ही सिविलियन कर्मचारियों की ड्यूटी होती है। नहीं, रात को ड्यूटी नहीं होती है, ओनली दिन में ही इनकी ड्यूटी होती है। और जैसे ड्राइवर हैं उनकी ड्यूटी कभी-कभी लग सकती है कुछ कारण से, अदरवाइज़ रात को ड्यूटी कोस्ट गार्ड सिविलियन कर्मचारियों की नहीं लगती है। आप सैलरी की बात करें तो सैलरी आप देख सकते हो, एमटीएस की सैलरी 30 की समथिंग है। इसमें मैंने 25 लिख दिया है, बट 30 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। ये लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज कम बत्ती ज़्यादा हो सकती है। और जैसे कलरक है, ये इसमें इसकी सैलरी 35 प्लस है। ये भी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन सी लोकेशन पे आपकी ड्यूटी है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम बत्ती हो सकता है। जैसे एचआरए का कम बत्ती होने पर ही भी सैलरी में थोड़ा कम बत्ती हो जाता है, और उसमें जैसे टीए ये भी थोड़ा कम ज़्यादा होने पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप लोकेशन को टेक्निकल के अंदर भी 35 प्लस ही सैलरी मिलती है, ठीक है। और आपको बताता हूँ इसमें अभी और क्या-क्या बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा और क्या-क्या बेनिफिट मिलता है सिविलियन कर्मचारियों को, ये देख सकते हो। जैसे डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, ये सभी अलाउंसेस भी कोस्ट गार्ड सिविलियन को मिलता है। और भी अदर अलाउंस है जो मिलते हैं, जैसे डीए है अभी 58% है, जो बेसिक का 58% है, सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। एचआरए है, अभी XYZ क्लासेस सिटी है, तो उनके अकॉर्डिंग एचआरए फिक्स किया गया है। जैसे एक्स सिटी के अंदर 10, फिर ये वाई में 20, जेड में 30, इन सभी का अलग अलग एचआरए फिक्स किया गया है। सभी को अलग अलग एचआरए मिलता है। आप देख सकते हो नेक्स्ट इसमें क्या क्या और सुविधाएं क्या क्या मिलती है सिविलियन कर्मचारियों को। जैसे मेडिकल फैसिलिटी की सुविधाएं मिलती है, ठीक है, जिसमें CGHS है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके अंदर भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। CGHS में आप कोई भी यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी CGHS से आप रेफर लेके, ठीक है, इसमें आप दिखा सकते हो। इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल ही होना चाहिए, उसके अंदर ही आप CGHS से बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद में आपको क्या क्या मिलता है, एकोमोडेशन मिलता है, ठीक है। एकोमोडेशन यहाँ पे दो प्रकार का दो तरीके से मिलता है। एक तो मिलता है कोस्ट गार्ड की एकोमोडेशन मिलता है, ठीक है। और उसके बाद में आप CPWD के क्वार्टर में भी रह सकते हो, उसकी सुविधा भी सिविलियन कर्मचारियों को दी जाती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, इसलिए इनको ये CPWD क्वार्टर भी अलॉट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्वार्टर नहीं है तो वहाँ पे बाहर रह सकते हो, आपका एचआरए कट नहीं करेगा। बट आप एकोमोडेशन में और यहाँ CPWD वाले क्वार्टर में रहोगे तो वहाँ पे आपका एचआरए कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सबसे बड़ा CST कैंटीन कार्ड की भी सुविधा मिलती है, ठीक है। जितने भी सिविलियन कर्मचारी होते हैं उन सभी को CST कैंटीन कार्ड मिलता है। वो उनके मंथली उसका लिमिट होता है, कितना उसको ले सकता है, इतना लिमिट के अकॉर्डिंग ही उसका बेनिफिट ले सकता है। सभी पोस्टों का अलग अलग होता है, पोस्ट के अकॉर्डिंग पे लेवल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर सेट किया गया है, कितने पे लेवल तक कितना लिमिट है मंथली, इसलिए ये सभी का अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में आप देख सकते हो लीव फैसिलिटी में आपको क्या क्या मिलता है। जैसे पेड लीव है, मेडिकल लीव है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लीव के अंदर जैसे आपको EL मिलता है, मंथली के अंदर 30 EL दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे CL है, ये आपको 8 CL मिलता है। RH है, ये आपको 2 RH दिया जाएगा मंथली के अंदर। उसके बाद में जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, ये आपको 20 मिलेगी, जो HPL के नाम से जानी जाती है, हाफ लीव के नाम से जानी जाती है। जैसे आप कंप्यूटर करवा के मेडिकल लीव भी ले सकते हो और सैलरी कटवा भी सकते हो, जिसे HPL ले सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है दोनों। वैसे मेडिकल लीव में ही होती है ये, HPL भी मेडिकल लीव ही होती है, हाफ लीव बोला जाता है। उसके बाद में जैसे CL है, मैं आपको CL के लिए बता दिया। और उसके बाद में जैसे कि एजुकेशनल बेनिफिट है, एजुकेशनल बेनिफिट बच्चों के लिए अलाउंस है। जैसे आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो तो दो बच्चों को आपको स्कूल की फ़ीस मिलती है। 12th क्लास तक आप बच्चों को स्कूल की फ़ीस आपको गवर्नमेंट पे करती है। पैसे सभी क्लासेस की अलग अलग है, आपको पैसे मिलेंगे। 2 बच्चों को आप फ्री पढ़ा सकते हो। ये एजुकेशनल बेनिफिट भी बच्चों के लिए मिलता है, ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और उसके अंदर इसके बाद में आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हो तो आपकी जॉब सिक्योरिटी है, ये भी सबसे अच्छी बात है। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हो आप। उसके बाद में इसमें पेंशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पेंशन भी आपको जैसे कि अभी एनपीएस और ओपीएस 2 तरह की पेंशन है। सॉरी, ओपीएस नहीं, एनपीएस और
और यूपीएस सॉरी एनपीएस और यूपीएस, इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। एनपीएस या यूपीएस, जैसे मैंने एनपीएस चूज़ किया है तो आप एनपीएस चूज़ कर सकते हो, तो ये सबसे बढ़िया है। ओपीएस अभी नहीं है, ओपीएस के अभी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किधर भी नहीं है ओपीएस, सिविलियन को नहीं, किसी भी नहीं है। उसके बाद में आप प्रमोशन की बात करते हो, प्रमोशन के बारे में बताता हूँ। प्रमोशन सभी का अलग-अलग होता है, अलग-अलग ट्रेड में, अलग-अलग डिपार्टमेंट में सभी का अलग-अलग तरीके से प्रमोशन डिसाइड किया गया है, प्रमोशन अलग-अलग होता है। जैसे प्रमोशन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग भी प्रमोशन होता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है, उसके अंदर सीनेट के अकॉर्डिंग भी प्रमोशन होता है, ये सभी अलग-अलग है। एग्ज़ाम्पल एमटीएस से आप क्लर्क भी बन सकते हो, फिर क्लर्क से आप यूडीसी बन सकते हो, उसके बाद में आप असिस्टेंट बन सकते हो, ऐसा प्रमोशन अलग-अलग किया गया है। कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं आप बताता हूँ। जैसे 10वीं पास में एमटीएस के लिए 10th पास से पर्सन एलिजिबल होते हैं, क्लर्क के लिए 12th पास होते हैं, टेक्निकल में आईटीआई प्लस अप्रेंटिस और जैसे 10th पास होना चाहिए, ये सभी क्वालिफिकेशन वाले इसमें एलिजिबल होते हैं। जैसे एज की बात करते हो तो इसमें 18 से 27 साल तक इसकी एज लिमिट होती है। कई-कई ट्रेड होती है जिसमें 18 से 25 भी डिसाइड की गई है। ये पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एससी, एसटी, ओबीसी वालों को इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे एससी, एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। 27 से 5 साल तक आप अप्लाई करोगे तो आप 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, एससी, एसटी कैंडिडेट। उसके बाद में जैसे ओबीसी कैंडिडेट है, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे 27 के बाद में आप 3 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। कई ट्रेड होती है जैसे 18 से 25 में मांगते हैं, उसके बाद में आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज डिसाइड कर सकते हो। ये सभी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, ठीक है। आपको अच्छी लगी है ये डिटेल्स तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो मैं हर रोज़ लेके आता रहता हूँ और आगे भी लेके आता रहूँगा कोस्ट गार्ड के बारे में। अगर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं पूरी अच्छी वीडियो आपके लिए पूरी बनाऊँगा। अगर आपको कुछ और भी डाउट है किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, तो नेक्स्ट मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, बाय, थैंक यू।